आइए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट शीट के डिटेल्ड फॉर्मेट की बात करेंगे। तो डिटेल्ड फॉर्मेट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग कंप्लीट कॉस्ट शीट बनाते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक की जगह बताई थी, तो आज मैं आपको सभी तरह के स्टॉक्स की जगह बताने वाला हूं। आइए, और मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करना शुरू करेंगे। डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का कंप्लीट फॉर्मेट कैसा होता है? सिंपल है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे। मैंने अलग से पेज पे लिख लिया। चलिए, कंप्लीट कहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कहिए, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। आधा फॉर्मेट आपको पता है, अब हम इसमें बाकी की बातों को ऐड करेंगे। और अब की बार हम इसमें दो कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। एक इनर कॉलम होगा, एक आउटर कॉलम होगा। पर्टिकुलर्स, यहां पर आप लिख सकते हैं अमाउंट, और यहां पर भी आप लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर, अभी तक तो हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया होता था। अब अगर हमें दिया हो तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेज्ड। अगर कभी आपको एक्सपेंसेस ऑन परचेज अलग से दिए हुए हों तो वो भी ऐड कर लेना। तो रॉ मटेरियल खरीदने में कई बार ना हमें कैरिज इनवर्ड दिया होता है, तो कैरिज इनवर्ड को यहां पर ऐड कर लेना। इसलिए मैंने रेड पेन से छोटा छोटा लिख दिया। आपके पास ओपनिंग स्टॉक का कितना रॉ मटेरियल था, उसमें कितना रॉ मटेरियल खरीदा वो परचेज कर लो। इसमें से लेस कर दो सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये लेस कर देने के बाद जो आएगा उसे हम नाम देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आपने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना होगा। एक छोटा सा पॉइंट, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल दिया हो, बहुत रेयरली दिया होता है, इसीलिए मैंने छोटा सा लिख दिया कि इसको माइनस कर लेना। तो सबसे पहले तो कॉस्टिंग में हम यही देखते हैं कि मैंने कितना रॉ मटेरियल खर्च किया। और खर्च क्या होता है, जो ओपनिंग था, जो खरीदा था, दोनों को जोड़ दो और जो बच गया वो माइनस कर दो, वो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाता है। और कभी कभी छोटी छोटी जानकारी दी होती है, जैसे कि परचेज का कोई एक्सपेंस दिया हो तो ऐड कर लेना, और अगर सेल ऑफ स्क्रैप दिया हो रॉ मटेरियल का तो माइनस कर देना। मेन तो आपको जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं वही हमेशा दिया रहता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ साथ हम ऐड कर देते हैं अगर हमें कोई डायरेक्ट या फैक्ट्री या कोई प्रोडक्टिव लेबर दी हो।
इसमें कोई नई बात नहीं थी, और इसके साथ हम जोड़ देते हैं डायरेक्ट या फिर चार्जेबल एक्सपेंसेस। और अभी तक हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ये बात जान गए हैं कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर नहीं दिए हो तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसका टोटल हमारे पास बनता है प्राइम कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। तो हमने क्या किया, पहले हम सिर्फ यहीं तक लेते थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से स्टार्ट करते थे। तो आज मैंने सबसे पहले आपको क्या नई बात बताई कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता कैसे है। कैसे आता है, अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हो तो उससे स्टार्टिंग करना, परचेज जोड़ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करना, आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब प्राइम कॉस्ट जब आएगी तो फिर आप इसमें ऐड कर देना, क्या ऐड कर देना, तो इसमें आप ऐड कर देना आपके फैक्ट्री के ओवरहेड्स। ठीक है सर। अब फैक्ट्री के ओवरहेड्स ऐड करने के बाद ये जो आपकी कॉस्ट आती थी, इसका नाम अब की बार हम रखेंगे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। यानी यहां पर अब कुछ चेंज किया है, इसलिए मैंने रेड पेन का यूज किया। पहले मैं लिख देता था सिर्फ वर्क्स कॉस्ट, अब की बार मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में आपने क्या करना है, आपने इसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है वो सामान जिस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है लेकिन अभी तक काम कंप्लीट नहीं हो पाया, विच इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब काम चल रहा है, पूरा नहीं हो पाया। अब फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, तो फैक्ट्री वाले लगातार प्रोडक्शन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और जैसे ही किसी एक डेट पर, मान लीजिए मंथ एंड हुआ, क्वार्टर एंड हुआ या ईयर एंड हुआ, तो किसी भी डेट पर जब हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक लॉट ऐसा भी था जिस पर काम शुरू तो हो गया था लेकिन अभी पूरी की पूरी कंप्लीशन स्टेज नहीं आ पाई थी। इट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए तो हर एक फैक्ट्री में आपको वर्क इन प्रोग्रेस मिलेगा। हर एक फैक्ट्री में आपको रॉ मटेरियल पड़ा हुआ मिलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस मिलेगा, फिनिश गुड्स मिलेगा। फिनिश गुड्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, आज मैंने आपको रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी के बारे में बताना था, यही मेरा कंप्लीट फॉर्मेट था। ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी आपको दिया हो तो आप इसे प्लस कर लेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। जितना भी ईयर के एंड में डब्ल्यूआईपी पड़ा हुआ है उसे माइनस कर दो और ओपनिंग वाला इसे प्लस कर दो। सर क्या रॉ मटेरियल में भी ऐसा ही किया था? मैंने कहा यस, ओपनिंग वाला रॉ मटेरियल जो था वो प्लस हो गया था और क्लोजिंग वाला रॉ मटेरियल जो है वो माइनस हो गया है। ठीक है सर, ऐसा करने के बाद अब मेरी जो कॉस्ट आएगी ना उसका मैं नाम रख दूंगा नेट वर्क्स कॉस्ट। इसका मतलब मैंने वर्क कॉस्ट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है। जितना काम मेरा इनकम्प्लीट रह गया था उसकी कॉस्ट को मैंने बाहर कर लिया है और जो पिछले साल वाला इनकम्प्लीट काम था जिसे मैंने इस बार कंप्लीट किया है उसे मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है, समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए और भी अच्छी बात है। याद कर लो, करना ही क्या है, ओपनिंग को जोड़ देना है, क्लोजिंग को माइनस कर लेना है, दिमाग काहे को लगाना। सर हम हर बात को ना बाय हार्ट समझते हैं। अरे बेटे सब अपने आप समझ में आ जाएगा। जब छोटा बच्चा होता है ना उसे टीचर बोलती है ए बोल, उसे पता ही नहीं ए क्या होता है, बाद में वो चलता है अच्छा ए एक अल्फाबेट था। फिर टीचर बोलती है ए से एप्पल बोल, बी से बॉय बोल और सी से कैट बोल। इसका मतलब बेटे लर्निंग की ना एक स्टेज होती है। अगर आपको कोई भी चीज अभी लगे कि सर मुझे ये चीज कन्विंसिंग नहीं लग रही तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो,
आप खुद इतने मैच्योर हो जाओगे कि आपको ये सारी की सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। इस वर्क इन प्रोग्रेस, इसके बारे में प्रोसेस अकाउंट इतनी डिटेल में बात करेगा कि अच्छे अच्छे लोग यहां पर एक्सपर्ट बन जाएंगे। अभी सिंपल सी बात है कि WIP का मतलब है कि जो काम मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है सर, हम बात समझ गए। चलिए, इसके बाद अब सारी की सारी बातें हम जानते हैं। नेटवर्क्स कॉस्ट के बाद हम ऐड कर देते थे हमारे, भूल गया क्या ऐड करते थे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड कर देने के बाद मेरा आंसर आ जाता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने समझाया था कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, वो दरअसल होता है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस कर लिए, उनकी कॉस्ट है। अब यहां पर हम ऐड कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इसका मतलब है वो सामान, रॉ मटेरियल जिस पे मैंने काम किया और जिस पे मैंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया, उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ इसको जोड़ देंगे और इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए, अब जो मेरे पास आंसर आता है ना, उसे मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें क्या बात है, सिंपल सी बात थी सर। देखिए, जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किए, लास्ट क्लास तक जब आखिरी के एक दो क्वेश्चंस को हम छोड़ दें तो हम यही मान के चलते थे कि जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए सारे के सारे हमने सेल कर दिए। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने एक बात आपके साथ ऐड की कि आपने जो गुड्स बेचे वो प्रोडक्शन वाले गुड्स से अलग हो सकते हैं। क्यों अलग हो सकते हैं? क्योंकि स्टॉक को एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो सर, जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट कैसे आएगी? तो हमारे यहां पर एक मेथड चलता है, वो ये मेथड होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो गुड्स मैंने बेचे, कौन से वाले बेचे? सबसे पहले मैं, कोई भी बिजनेसमैन यही कोशिश करता है कि मैं पिछले साल जो सामान बना था उसको पहले बेचूं, क्योंकि पुराना सामान हर कोई पहले बेचना चाहता है। तो यानी बेचने में सबसे पहले क्या कोशिश की गई? पुराना वाला सामान बेचा गया। उसके बाद जो मैंने प्रोडक्शन किया था उसमें से बेचा गया, और जो सामान मेरे पास बच गया है वो मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर दिया है। सर, आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा रुको, मैं अगर आपको डायग्राम बना के बताऊं तो सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक पीरियड की स्टार्टिंग में मेरे पास 2000 यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स पड़े थे और मैंने 20,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस किया। ठीक है, मान लेते हैं ये गुड्स लास्ट ईयर बनाए थे तो 10 रुपीस की कॉस्ट आई थी, ये गुड्स अभी बनाए हैं तो 12 रुपीस की कॉस्ट आई है, और मैंने गुड्स सेल किए हैं, टोटल गुड्स मैंने सोल्ड किए हैं, लेट अस सपोज 19,000 यूनिट्स मेरे सोल्ड हो गए। अब सर, जो 19,000 गुड्स सोल्ड हुए उनकी कॉस्ट क्या थी? इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो, 2000 ओपनिंग थे, 20 आपने प्रोड्यूस किए, 22,000 टोटल हुआ। तो 22 में से 19,000 अगर सेल हुआ तो मेरी समझ से तो 3,000 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ठीक है, अब जो गुड्स आपने 19,000 के सेल किए तो उसकी कॉस्ट कैसे आएगी? तो मैंने कहा सिंपल तरीका है, पहले ओपनिंग वाले 2000 वाले गुड्स बेचे गए होंगे और फिर जो मैंने प्रोडक्शन की है
इसमें से 3000 के गुड्स की कॉस्ट को माइनस कर दो। 20,000 जो प्रोड्यूस किए हैं उसमें से 3000 बाहर निकाल लो और इसमें से 17,000 की कॉस्ट को इंक्लूड कर लो। तो इसको कैसे लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन की कॉस्ट और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप इसे अपने आप समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोडक्शन में ओपनिंग वाले जोड़ दो और क्लोजिंग वाले माइनस कर दो तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। अच्छा सर आप नाराज हो जाते हो, लो मैंने कहा इसमें ऐड कर दिए जाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब याद रखना है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अगर कभी निकालने हो तो हमेशा यूनिट सोल्ड इनटू पर यूनिट प्राइस से आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है सर। और फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स और उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप अपनी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देंगे, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है सर। तो क्या हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ नई बातें थी। तो नई बातें क्या थी? मैंने इसमें रॉ मटेरियल का स्टॉक एडजस्ट किया है, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक एडजस्ट किया है, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक एडजस्ट किया है। ठीक है सर। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं विद वन वेरी स्मॉल क्वेश्चन। ये हमारी बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3 है और मेरे पास बुक का जो पेज नंबर चल रहा है वो चल रहा है 365। मेरे एडिशन का 365 है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इतना सिंपल है कि मैंने मन चेंज कर लिया। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको होमवर्क में देंगे, आप क्वेश्चन नंबर 3 को होमवर्क में कीजिएगा। हम लोग करने जा रहे हैं अभी इलस्ट्रेशन नंबर 7.2 फ्रॉम द बुक महेश्वरी मित्तल और मेरे एडिशन का पेज नंबर है 340। छोटा सा क्वेश्चन है और ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। बताओ आपके एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं? सभी बच्चे हर सोमवार को जाके भोले शंकर से कहेंगे कि प्रभु जैसे आपने पास्ट में सिंपल क्वेश्चन पूछे थे ऐसे ही किसी एग्जामिनर से कहिएगा कि वो हमारे भी पेपर सेट करें। देखो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। वर्धमान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट। दो करता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम दो कॉलम बना देते। ठीक है सर आगे बढ़ो। अ समरी ऑफ इट्स एक्टिविटीज फॉर द ईयर इज गिवन बिलो। सेल्स 80,000 यूनिट्स की हुई। इन्वेंट्री मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग, मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग। तो मटेरियल का मतलब है कि ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको गिवन है। उसके बाद डब्ल्यूआईपी की इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग। फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब कमाल की बात है कि फिनिश्ड गुड्स की यूनिट तो दिए हुए लेकिन उसका मुझे प्राइस गिवन नहीं है। तो वो हम लास्ट क्लास में जानते हैं कि इसका प्राइस हम कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बोलिए दिखाने की जरूरत है? लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था ना। अच्छा, मटेरियल परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं और जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है और लिखा हुआ है प्रिपेयर कॉस्ट शीट। अब सर इसके अंदर मैंने तो क्वेश्चन पढ़ लिया और मैं आपको बता दूं कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कहीं भी यूनिट प्रोड्यूस्ड नहीं दिया हुआ, कहीं भी आपको यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया हुआ। तो सर यूनिट प्रोड्यूस्ड मैं कैसे निकालूंगा? तो आप मेरे साथ ना नीचे एक छोटी सी इक्वेशन ऐड कर लीजिए कि
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यूनिट्स की बात कर रहा हूं, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जितने भी यूनिट्स थे आपके पास ओपनिंग स्टॉक और जितने भी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए थे दोनों को ऐड कर लीजिए। जितने यूनिट बच गए अगर वो माइनस करूं तो यूनिट सोल्ड आ जाता है। अब इस इक्वेशन का यूज करके मैं क्वेश्चन में फिनिश गुड्स के कोई भी यूनिट्स निकाल सकता हूं। ओपनिंग नहीं दिया हो निकाल सकता हूं, क्लोजिंग नहीं दिया हो निकाल सकता हूं, सेल्स के यूनिट्स ना दिए हो निकाल सकता हूं, यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिए हो तो निकाल सकता हूं। इस क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस मिसिंग है तो मैं निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि जब एक इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी तो इसका मतलब है बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। ऐसा तो कभी नहीं कर सकता ना क्वेश्चन कि आप मैजिशियन है खुद पता लगा लो। वो आपसे इंफॉर्मेशन छुपाएगा तो कुछ इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन जरूर देगा कि जिससे आप इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर पाए। तो ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, इसको यूज करके आप अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को, यूनिट से संबंधित इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी वैल्यू कैसे निकालनी है तो वो हमने लास्ट क्लास में सीख रखा है, उसका फॉर्मूला अलग था, वो भी लिख दो सर नीचे, मैंने कर लो। अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू क्वेश्चन में मिसिंग हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये वैल्यू आ जाती है। इसको पढ़ने का तरीका था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये एक यूनिट की कॉस्ट बता देगा और कितने यूनिट आपके पास बचे हुए मल्टीप्लाई करोगे तो स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है सर, अब तो कुछ बच ही नहीं गया, अब तो सिर्फ ये बच गया है कि सर आप हमें ये कह दो कि 7.2 बनाओ। लो भाई कह दिया, जल्दी से बनाओ। बस मेहनत जो लगेगी वो सिर्फ फॉर्मेट बनाने में लगेगी और बच्चा ना बस बोर हो जाता है कि सर एक ही फॉर्मेट को कितनी बार लिखूं, लेकिन वो भूल जाता है कि इसका मतलब ये देखो कितना आसान है। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको कितनी खुशी होगी। बताओ एग्जाम में आपको कब खुशी होती है? कोई लेंथी क्वेश्चन आ जाए वो आता हो तो खुशी होती है, या कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए आता ही ना हो तो खुशी होती है। तो लेंथी से घबराना मत, आप जी भर के प्रैक्टिस कीजिए। जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो तो करते ही प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए तो इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन जो लोग घबराते हैं वो कहते हैं मैं बचपन में कुछ मिसिंग कर गया था, भूल गया था, पढ़ाई नहीं करता था। कॉस्टिंग को पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं है। ये कहता है कि मैं तो इतनी आसान चीजें पूछता हूं, कहने की बात ही नहीं है। पर्टिकुलर्स यहां लिख लो, डिटेल्स और यहां लिख लो अमाउंट। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फिलहाल मुझे पता ही नहीं है, अभी ढूंढ के बल लिख देंगे। सर सबसे पहले क्या हम पूरा का पूरा फॉर्मेट लिख लें? मैंने कहा यस, सबसे पहली बात है हम पूरा का पूरा फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं, मेरे साथ साथ बताओ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जल्दी जल्दी देखेंगे कि पहले आप लिखते हो या पहले मैं कंप्लीट करता हूं। सर आप हमें चैलेंज करोगे, हम हार रहे होंगे, वीडियो रोक के आपसे आगे निकल जाएंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इंसान अगर काम करता रहे और बातें भी करता रहे तो इसका मतलब है कि वो एक्सपर्ट हो गया है। जानते हो कोई नई अगर कार चलानी सीखता है तो बड़ा ही कॉशियस बैठा होता है, ना गर्दन इधर ना गर्दन इधर, है ना। और जब लोग कार चलाना सीख जाते हैं देखते हो फोन भी चल रहा होगा, गाने भी सुन रहे होंगे, इधर भी बात चल रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं, बगल वाले के साथ छेड़ाखानी भी कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो जब आप बातें करते हुए काम करोगे
इसका मतलब है कि अब आप सीख चुके हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये बन जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद डायरेक्ट वेजिस या डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए होते, तो ये मेरी बन जाती है प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब कई बच्चे लिख भी नहीं रहे होंगे, वो कहेंगे छोड़ो सर लिख रहे हैं ना, हम देख लेते हैं। ऐसे भी बच्चे हमारे पास तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। अब ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, इसमें हम लोग यहां पर अब नया जो मैंने आपको आज सिखाया है वो ये सिखाया कि इसमें हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस कर देते हैं इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर ये ग्रॉस से बन जाता है नेट। इट इज कॉल्ड नेट वर्क्स कॉस्ट। और फिर नेट वर्क्स कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। फिर इसका नाम बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लेंदी हो रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा। मैंने इसीलिए आधा पहले आपको याद करा दिया और बाकी रिमेनिंग मैंने आपको अब बता दिया। तो एक दो नई टर्म्स आ गई और एक दो स्टॉक की एडिशन हो गई, और कोई बात थोड़ी ना है। और हम कभी भी लेंदी से नहीं घबराते, हम तो ये घबराते हैं कि एग्जाम में ऐसा ना हो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो हमसे बने ना। ठीक है सर, इसमें कोई इतना लेंदी की बात थोड़ी ना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब अभी आज की क्लास में मैं ना फॉर्मूला रिमाइंड कराता रहूंगा कि इसकी वैल्यू निकालने का तरीका था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। ये आपकी वैल्यू बता देगा। और फिर इसे एडजस्ट करने के बाद हम लोग इसे नाम दे देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिर हम ऐड कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और फिर इसका क्या नाम हो जाता है सर? इसका नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर आएगा प्रॉफिट और फिर आ जाएगा सेल्स। खत्म। एक हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मिसिंग है। तो यूनिट प्रोड्यूस्ड मैं कैसे निकालूंगा? ये वाली इक्वेशन को आप देख रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट यहां ऐड कर दूंगा और ओपनिंग स्टॉक के यूनिट वहां जाके माइनस हो जाएंगे। तो यानी इसी इक्वेशन से यूनिट प्रोड्यूस की इक्वेशन मेरे पास क्या बन के आ रही है बताओ? यूनिट सोल्ड प्लस यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। और ये सारी की सारी फिनिश गुड्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है बस। अब सर फिगर डाल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा लीजिए आइए फिगर डाल देते हैं, काम खत्म। सबसे पहले
मुझे गिवन है सेल्स 80,000 यूनिट्स फॉर 8 लाख। ठीक है, 80,000 यूनिट्स ऑफ 8 लाख। चलिए यहां पर डाल दूं नीचे 8 लाख। और यूनिट्स मुझे गिवन है 80,000, तो इसका मतलब यहां पर यूनिट सोल्ड डाल दिया मैंने 80,000। बड़े स्मार्ट हो सर आप, जो मिला वही फॉर्मेट लिख दिया, तो एक एक इंफॉर्मेशन को डालते जाओ, काम खत्म। अगर फॉर्मेट साथ साथ बना रहा होता तो फिर एक लाइन लिखता और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में ढूंढ लेता। ठीक है, फिर दिया हुआ है मटेरियल। अब मटेरियल की तीन फॉर्म्स हैं, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। तो ये रॉ मटेरियल है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 32,000। 40, 32। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 40,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 32,000। और डब्ल्यूआईपी ओपनिंग 55,000 और क्लोजिंग 72,000। डब्ल्यूआईपी ओपनिंग 55,000, क्लोजिंग 72,000। फिनिश गुड्स ओपनिंग 16,000, फिनिश गुड्स ओपनिंग 16,000 यूनिट्स का 64,000 रुपीज वैल्यू है। ये यूनिट्स हैं 16,000, तो नीचे लिख दिया ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट हैं 16,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट हैं 34,000। यानी क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स तो मुझे पता लग गए हैं 34,000। ठीक है, इसकी ये वैल्यू है। अभी ये दोनों वाली वैल्यूज मुझे ढूंढनी है, तो मैं यहां से पहले यूनिट प्रोड्यूस निकाल सकता हूं कि मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे। 80,000 प्लस 34,000 माइनस 16,000, तो यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए 98,000। तो यहां लिख सकता हूं कि वर्किंग नोट नंबर 1 से मैंने ये निकाल लिया है 98,000। आइए अब फिगर्स को पुट करना शुरू करते हैं बाकी की। मटेरियल परचेजेस 1,52,000, लेबर 1,45,000। मटेरियल परचेज 1,52,000, डायरेक्ट वेजेस है 1,45,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा, तो ये माइनस करूं, ये आता है 1,60,000 रुपीज। 1,60,000 प्लस 1,45,000, 3,05,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें गिवन है 1,08,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,08,000। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट 4,13,000। तो 4,13,000 प्लस 55,000 माइनस 72,000, 3,96,000। अब बताओ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो जनरल एक्सपेंसेस मुझे दिए हुए हैं 40,000। ये आ गया 4,36,000। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ गई 4,36,000। अब बताइए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। 4,36,000 डिवाइडेड बाय 98,000 मल्टीप्लाइड बाय 34,000, ये वैल्यू आ गई 1,51,265।
1,51,265 कैसे आई? 4,36,000 अपॉन यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, आपने कई बार हमें बताया है 4,36,000 प्लस 64,000 माइनस 1,51,265 रुपीज, 3,48,735। और सेलिंग के खर्चे मुझे दिए हुए हैं 50,000, तो 3,98,735 और माइनस 8 लाख रुपीज, तो मेरा प्रॉफिट आ गया, ये क्या हुआ, 3,48,735 प्लस 50,000 इज 398,735 माइनस 8 लाख, तो ये प्रॉफिट आ गया 4,01,265। 4,01,265। चलिए, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और कोई बात नहीं है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7.1। एकदम इजी क्वेश्चन है 7.1, लेकिन मैं इसलिए बनवा रहा हूं क्योंकि बुक ने ना उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अजीब ढंग से कर दी है। बच्चे को लगेगा सर ये क्या हो गया। बच्चे ने तो अभी नया नया पढ़ना शुरू किया, अगर उसे थोड़ा सा भी प्रेजेंटेशन में चेंज नजर आता है तो वो घबरा सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 7.1 सिर्फ इसीलिए करवा रहा हूं। पेज नंबर है 339। लीजिए, इनर कॉलम के लिए मैंने कॉलम नहीं बनाया है, तो आप यहां पर लिख के फिर बाहर ले आइएगा। चलिए, मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखेंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए क्वेश्चन दिखाइए सर, क्वेश्चन देखिए लीजिए। अब क्वेश्चन में ना WIP की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू ना दो पार्ट में डिवाइड की हुई है, एट प्राइम कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आप इन दोनों को भूल जाइए। आप ये पढ़ेंगे कि WIP है ओपनिंग 66,000, WIP है क्लोजिंग 54,000। आप इन दोनों को भूल जाइए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल परचेज है, डायरेक्ट लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता। ठीक है। और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग है, और इसका मतलब आपको ना तो कोई ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हैं, ना सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, ना ही आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि बुक में इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अजीब तरीके से दी है और फिर आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 2,25,000। एड रॉ मटेरियल परचेज्ड, अब ना क्वेश्चन लेंदी हो गए हैं, सीधे हो गए हैं और लेंदी हो गए हैं। और जो क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम यह है कि बच्चा
कहता है कि सर आते तो हैं, बनाने का मन नहीं कर रहा। एग्जाम में ज्यादातर टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,04,000, इसे बुलाएंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। 2,25,000, 4,77,000 और माइनस 2,04,000, 4,98,000। डायरेक्ट लेबर 171,000, 1,71,000, सॉरी 669। प्राइम कॉस्ट इज 6,69,000। एड फैक्ट्री, इसे हम ना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। कहीं बच्चे को लगे कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं सब फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। 84,000। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट 7,53,000, 7,53,000 ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। इसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। इट इज कॉल्ड नेट वर्क्स कॉस्ट। अब मैंने आपसे कहा था कि वो डिटेल आप छोड़ दीजिए। ओपनिंग की वैल्यू है 66 और क्लोजिंग की वैल्यू है 54,000। 7,65,000। नेट वर्क्स कॉस्ट के बाद हमारे पास और कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाएगा और यही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगी। यही वर्क्स कॉस्ट बन जाएगी, यही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगी, क्योंकि मुझे और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है सर, अब हम और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर, समय है और समय थोड़ा सा देखते हुए हम लोग कर लेते हैं। चलिए 7.3 कर लेते हैं। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 7.3, तो हम लोग 7.3 कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहीं पर हमारी ये 7.3 इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए। मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं।
आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिंपल सा है ना, इसमें कुछ है नहीं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग दिया है। फिनिश गुड्स जो हैं उसके भी यूनिट्स आपको दिए हुए हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है कि कहने की बात नहीं है। बस देखना है कि आप इसे ठीक से बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। चलिए जी, 7.3 नंबर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। और अभी आपको याद दिला दूं, आपके पास होमवर्क में एक तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, और आपके पास होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 7.5 है। और आपके पास होमवर्क में क्या है, और आपके पास होमवर्क में एक और क्वेश्चन जाने वाला है। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1.3, पेज नंबर है 17, इसका पेज नंबर है 343। ये आपके पास आज होमवर्क में जाएगा, और इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं करना है। और बुक कैसे बनाती है वो भी आपने नहीं देखना है। जो प्रेजेंटेशन हमने आपको सिखाई है, आपने उसी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली काम करना है। चलिए जी, 7.3 बनाने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 प्लस रॉ मटेरियल परचेज्ड तो रॉ मटेरियल परचेज्ड 1,20,000। आगे चल के दिया हुआ है कैरीज इनवर्ड, इसे भी प्लस कर लो। ठीक है, ये ऐड नहीं भी लिखोगे तो भी एग्जामिनर को पता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 1,440 रुपीज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ₹22,240। इसका नाम होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। $20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,440 माइनस 22,240, 1,19,200। इसमें ऐड कर दिया जाएगा डायरेक्ट वेजिस। डायरेक्ट वेजिस है 1 लाख। प्राइम कॉस्ट 2,19,200। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री में जितने भी खर्चे नजर आए वो सब फैक्ट्री ओवरहेड बन जाएंगे। तो मुझे दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 40,000, और ऊपर दिया हुआ है फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। तो फैक्ट्री का जो भी खर्चा हो,
रेंट रेट इंश्योरेंस 8000 दिया हुआ है, अदर खर्चे दिए हुए हैं 40000, तो टोटल हो गया मेरे पास 48000। इसका नाम हो गया ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट 2,19,200 प्लस 48,000, 267,200। इसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 4800 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 20,000। तो ये बन जाएगा नेट वर्क्स कॉस्ट। तो इसको ऐड कीजिए, ये हो गया 268 और 4000 हो गया 272 माइनस 20,000, 2,52,000। अच्छा, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं 4000। तो सर ये हमारा बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,56,000। ऐड, अब बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड होना था? सर इसमें ऐड होना था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस होना था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा जी, फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग है 15,000 और क्लोजिंग है 32,000। तो ऐड 15,000, क्लोजिंग है 32,000। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 2,56,000 प्लस 15,000 और माइनस 32,000, 2,39,000। 2,39,000। तो उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब याद रखना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जितने यूनिट सोल्ड होते हैं उन पर कंप्यूट होते हैं, और हमारे पास यूनिट सोल्ड है 16,000 टन और एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट एंड सेलिंग कॉस्ट आर 1 रुपी पर यूनिट, यानी 1 रुपया पर यूनिट में ये मेरा सारा बेचने का खर्चा दिया हुआ है। तो 16,000, 9 and 6 15, 31415, 2,55,000 is my cost of sales। और फिर मुझे सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 2,99,000। तो प्रॉफिट मेरा बैलेंसिंग फिगर है और ये मेरी सेल्स है 2,99,000। तो प्रॉफिट हो गया 44,000। कहां मिस्टेक हमने कर रखी है उसके हिसाब से आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 254। चलिए चेक करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक तो ठीक है 239। अच्छा, ऐड यहां लिखा है 15,000, तो ये तो बुक की गलती है।
नहीं नहीं, बुक की गलती नहीं है, हमारी गलती है। ओ हो भाई, यूनिट सोल्ड हमें निकालने पड़ेंगे। चलिए जी, वर्किंग नोट नंबर 1। खुशी खुशी में मैं भी इग्नोर कर गया, फटाफट पड़ गया कि चलो क्लास खत्म हो रही है, लेकिन यहां मिस्टेक हो गई। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोल्ड निकालना है। ओपनिंग यूनिट प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। चलिए जी, ओपनिंग यूनिट मुझे क्वेश्चन में गिवन थे 1000 यूनिट्स, प्रोडक्शन दी है 16000। बच्चे कह रहे हैं कि सर हम कह रहे थे ये तो यूनिट प्रोड्यूस्ड है। तो मैंने आपको रूल समझा रखा है कि अगर कभी मैं गलत पढ़ जाऊं तो आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए सही चलना है, तभी तो पता चलेगा कि आपने मेरे से कुछ सीखा या नहीं सीखा। अगर आपने मेरा वाला कॉपी कर दिया तो फिर इसका मतलब है अभी आपको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं आया। एग्जाम में तो अकेले ही काम करना है और पहली क्लास थोड़ी ना है। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक था मेरे पास 2000 यूनिट्स का, तो 17 माइनस 2000 यूनिट्स सोल्ड थे 15000, इसीलिए मिस्टेक हो रही थी। ये 15,000 रुपीज आएगा, ये 254 आएगा और ये 45,000 हो जाएगा। नीचे लिखा था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, निकाल दिया। नेट प्रॉफिट पर टन ऑफ द कमोडिटी। अच्छा जी, चलिए, नेट प्रॉफिट पर टन, तो भाई 45,000 का टोटल प्रॉफिट है और यूनिट आपने बेचे हैं 15,000, तो ये प्रॉफिट आ गया 3 रुपीज पर टन। और फिर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज का तो मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये तो हमारी निकल आई है ऑलरेडी 498। और वैल्यू ऑफ टर्नओवर वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, सब कुछ तो हमें गिवन था, इसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। अब आपके पास होमवर्क में मैंने बस ये 3 ही क्वेश्चन दिए हैं, अभी ज्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं दिए हैं, तो आप ये 3 ही क्वेश्चंस अभी आप करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, आज अभी इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।